नमस्कार, स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि भारत ने हाल ही में गेहूं पर प्रतिबंध लगाया है, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं उन पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो खबर आई है कि इंडिया बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट्स आफ्टर न्यू लो आउटपुट एस्टिमेट, यानी कि गेहूं के आउटपुट को लेकर करके कितना उत्पादन इसका हो सकता है उसको लेकर करके जो एक एस्टिमेट लगाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें कुछ कमियां आई हैं और इसी कमी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि गेहूं के एक्सपोर्ट को हम कुछ समय के लिए बैन लगाएंगे, उसमें कुछ प्रतिबंध लगाएंगे और इससे जुड़े हुए और भी जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं उन पर हम एक एक कर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक जानकारी से अवगत कराऊँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई है और इस स्टेट लेवल पर जो ये चैनल कार्य करेगा इसमें कई सारे डायमेंशंस, कई सारे प्रोग्राम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर दिन अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसके माध्यम से हम लोग कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे जो टाइमिंग है उन सभी टाइमिंग पर अलग अलग प्रोग्राम्स के स्तर पर हम ये चैनल लेकर आए हैं और ये आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जनरल साइंस 10,000 MCQs, यूपीपीसीएस, जनरल स्टडीज़, आरपीएससी, आरएएस, आरटीएस, ऑल स्टेट पीएससी, एमपीपीसीएस पर आधारित कार्यक्रम होंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कार्यक्रम होगा, बीपीएससी पर बेस्ड भी कार्यक्रम होगा। इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर लाभ पाइए। ये हमारी ओर से एक बेहतर इनिशिएटिव ली गई है और इस लिहाज से आपके लिए ये जो इनिशिएटिव है हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, हम फिर से अपनी खबर पर आते हैं। खबर के बारे में मैंने आपको हल्का सा बता ही दिया है कि भारत सरकार ने क्या किया है, व्हीट एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं इसको हम देखते हैं। पहला डायमेंशन यही है कि आखिर मुद्दा क्या है, व्हाट इज़ द इशू। इशू यही है कि थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। भारत सरकार ने ये एक तरीके से अनुमान लगाया है कि हमारे यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी की स्थिति है इसको लेकर करके एक थ्रेट हो सकता है, संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है वो यहाँ पर निकल कर ये सामने आ रहा है कि ग्लोबल प्राइस हाइक ऑफ व्हीट, यानी कि व्हीट के प्राइस में ग्लोबल लेवल पर हाइक की स्थिति देखी जा रही है। ड्यू टू दिस रीज़न गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस टाइप ऑफ स्टेप। इस तरीके से जो इसने स्टेप लिया है वो यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर भारत सरकार ने किन किन पहलुओं को आधार बनाते हुए ये कदम उठाया है। इसके आगे यदि हम बात करें तो बड़ी रोचक बात यहाँ पर यह निकल कर सामने आती है कि अर्लियर जो है गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का निर्णय लिया था, है ना। कई सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि भारत सरकार विभिन्न कंट्रीज़ में अपने डेलीगेशंस भेजेंगी और उन डेलीगेशंस के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जहाँ पर भी व्हीट की आवश्यकता है, गेहूं की आवश्यकता है, जिन देशों में वहाँ पर गेहूं का एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार ने ये जो निर्णय लिया है अब हम गेहूं का निर्यात करेंगे ही नहीं कुछ समय के लिए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार के निर्णय के कॉन्टेक्स्ट में। आगे बात करें तो सरकार का एक पक्ष यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो नेबरहुड कंसर्न है, नेबरहुड कंसर्न का मतलब ये हुआ कि सरकार का पक्ष ये है कि जो भी आस पड़ोस के देश हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या फिर साउथ एशिया के जो बाकी देश हैं, इन देशों में खाद्य संकट को लेकर करके या फिर खाद्य सुरक्षा को लेकर करके भारत सरकार इसमें बहुत ही सावधानी से काम करना चाहती है और गेहूं के निर्यात को इस लिहाज से भी प्रतिबंधित करने की सोच रही है ताकि इन देशों को यदि गेहूं की आवश्यकता होती है नियर फ्यूचर में, देन
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें गेहूं मुहैया कराई जा सके। तो इस तरीके से ये जो कदम है, ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि एट प्रेजेंट रसिया और यूक्रेन के बीच में जो एक वॉर की शुरुआत हुई है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, वो युद्ध। और इसके बाद रसिया और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी हैं। ऐसे में गेहूं के मूल्य में, गेहूं के प्राइस में निरंतर वृद्धि होती रही है और इस बीच भारत के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि भारत उन देशों में गेहूं का निर्यात करे जहां पर रसिया और यूक्रेन बड़े पैमाने पर गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन यहां पर उभर रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से भारत ने ये कदम एक तरीके से लिया है और कहा जा सकता है कि अपने डिसीजन को इसने रिट्रीट किया है, एक कदम पीछे हटा है। आगे बात करते हैं कि दो कंडीशंस यहाँ पर रखे गए हैं। दो कंडीशंस के आधार पर जो गेहूं का शिपमेंट है उसे अलाउ किया जाएगा, उसे परमिट किया जाएगा कि ठीक है, गेहूं का ये जो शिपमेंट है ये आगे निर्यात किया जा सकता है। कौन कौन से ये कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन तो यही है कि इफ़ ICLC हैज़ बीन इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि 13 मई कल ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है और इसके बाद जो है ये निर्णय ले लिया गया कि अब प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है कि ICLC का मतलब ये होता है कि इररिवोकेबल लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना। कहने का मतलब ये, आप इसको मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि गेहूं के निर्यात से संबंधित जो भी कार्यवाहियाँ कल के नोटिफिकेशन से पहले पूरी हो चुकी थी कि हाँ अमुक मात्रा में इतना मिलियन टन गेहूं किसी भी पार्टिकुलर देश को यदि भेजा जाना था और कल तो नोटिफिकेशन आ गया, तो कल के पहले जो भी गतिविधियां चल रही थी और जिन देशों में भी गेहूं का निर्यात किया जाना था उसको अलाउ किया जाएगा, उसको परमिट किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इफ़ ICLC हैज़ बीन इशूड ऑन और बिफोर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी 13 मई या फिर 13 मई के पहले जो भी गतिविधियां चली थी एक्सपोर्ट को लेकर करके, उसके अकॉर्डिंग जिन देशों को भी शिपमेंट करना था उसको फुलफिल किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G बेसिस ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द नेसेसरी परमिशंस, यानी कि सरकार, एक देश की सरकार यदि भारत से एक तरीके से अपेक्षा करती है, भारत से डिमांड करती है कि मुझे गेहूं की आवश्यकता है और आप मुझे गेहूं भेजिए, देन फिर सरकार के द्वारा ये परमिशन दिया जा सकता है कि ठीक है अमुक देश को गेहूं भेजा जाए। तो इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही गेहूं का शिपमेंट, वीट शिपमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज वीट के एक्सपोर्ट पर बैन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आगे बात करते हैं कि अर्लियर गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि सरकार ने पहले डिसीजन लिया था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे गेहूं का, और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि रसिया यूक्रेन वार के कारण जो भी ग्लोबल लेवल पर वीट की स्कार्सिटी हो रही थी, उस स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार ने इस तरीके से विचार किया था। इनफैक्ट कुछ हद तक उसने निर्यात भी किया था कुछ देशों को, और हाल के समय में कुछ देशों में डेलीगेशंस भी भेजने की बात की जा रही थी कि हम उन देशों में गेहूं के निर्यात पर फोकस करेंगे। लेकिन इस बीच जो है ये वर्तमान की जो स्थिति है ये उपज गई है। आगे बात करते हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रसिया, उस समय रसिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे और काला सागर के माध्यम से जो एक्सपोर्ट हो सकता था उस पर प्रतिबंध लग चुका था। तो इस लिहाज से भारत को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही थी। आगे बात करते हैं कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का कंसर्न क्या दिख रहा है, सरकार किस हिसाब से वर्तमान में सोच रही है। पहला तो यही है कि इंटरनल गवर्नमेंट प्रोडक्शन एस्टिमेट एट 95 मिलियन टन्स फ्रॉम अर्लियर प्रोजेक्टेड रिकॉर्ड 111.3 मिलियन टन क्रॉप। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले सरकार ने ये अनुमान लगाया था कि 111.3 मिलियन टन क्रॉप की उपज हो सकती है,
और इस आकलन के अगेंस्ट में हाल के समय में जो एक एस्टीमेट लगाया गया है वो है 95 मिलियन टन क्रॉप्स का, गेहूं के क्रॉप की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो एक एस्टीमेट में डिक्लाइन हुआ है ये यहाँ पर विचारणीय हो जाता है। और इसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बीते 8 वर्षों में अभी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इस लिहाज से यहाँ पर ये विचार किया जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है, भारत में इस तरीके से जो महंगाई की स्थिति देखी जा रही है, ऐसे में हमारे लिए बेहतर होगा कि हम गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएं। ये ज़्यादा उचित कदम माना जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को लो प्रोक्योरमेंट भी हाल के समय में हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 15 वर्षों में सबसे कम प्रोक्योरमेंट या फिर खरीद, जो प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हुआ कि सरकार किसानों से खरीदती है अनाज, तो किसान को गेहूं की खरीद में बीते 15 वर्षों में यदि कहा जाए तो सबसे कम खरीद इस बार सरकार को हुई है। और इस कारण से भी सरकार का ये जो कदम है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि गेहूं की निर्यात को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि गेहूं के निर्यात के साथ साथ प्याज की जो बीज होते हैं, ओनियन सीड, इसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और गेहूं में कुछ ऐसे भी उसकी वैरायटीज़ हैं, उनके एक्सपोर्ट पर भी प्रोहिबिशन, उनके एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गेहूं के अलावा एक ड्यूरम भी होती है प्रजाति, DURUM, ड्यूरम वैरायटी ऑफ व्हीट। तो इस व्हीट की प्रजाति के भी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। और बाकी जो सॉफ्ट ब्रेड भी एक वैरायटी होता है गेहूं का, उसके एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर ये भी मैं लिख देता हूँ कि बैन ऑन ड्यूरम वैरायटी ऑफ व्हीट, एंड जो नॉर्मल व्हीट है उस पर तो बैन लगाया ही गया है, इस पर भी बैन लगाया गया है। और साथ ही जो सॉफ्ट ब्रेड की एक वैरायटी होती है गेहूं की, उस पर भी बैन लगाया गया है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अनियन सीड के एक्सपोर्ट पर भी सरकार ने बैन लगाया है। लेकिन वर्तमान में जो हमारी चर्चा टिकी हुई है वो बात हो रही है गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम उसी पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सरकार को किसानों से इस बार 15 वर्षों में सबसे कम खरीद हुई है। यह भी एक बड़ा कारण यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो उपज हुई है, इस उपज के पीछे या उपज की कमी के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण देखे जा रहे हैं। क्योंकि सरकार का आकलन था कि 111.3 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें कॉम्परेटिवली कमी आई है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण ये है कि मार्च माह में या फिर मार्च माह के मध्य से लेकर करके और अप्रैल के बीच में भारत में जहाँ पर भी गेहूं उत्पादक राज्य हैं, उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर टेम्परेचर या फिर जो गर्मी है, तापमान है, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है और इसका असर गेहूं की फसलों पर पड़ता है। तो इसके कारण वे प्रीमेच्योर राइपनिंग होती है गेहूं की, और इसकी वजह से जो फसल अधिक होनी चाहिए थी उसमें तुलनात्मक स्तर पर गिरावट आई है। और यह एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो प्रोडक्शन है इसमें तुलनात्मक स्तर पर कमी आई है। ओवरऑल प्रोडक्शन में तुलनात्मक स्तर पर यहाँ पर कमी देखी जा रही है। तो दो महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट का जो प्रभाव है, जो इम्प्लीकेशन है, वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर पड़ रहा है और इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जा रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन अनदर, है ना। जहाँ एक तरफ गेहूं के लिए जो भी आवश्यक, जो भी अपेक्षित तापमान था उसमें बढ़ोतरी होती है बीते मार्च माह में, मार्च अप्रैल माह में, उसका असर पड़ता है गेहूं की उपज पर, और उसके कारण से गेहूं का उत्पादन जब कम होता है तो भारत सरकार को जो अपेक्षा थी, जो एक आशा थी कि गेहूं का हम बेहतर उत्पादन करेंगे तो हम बेहतर तरीके से वहाँ बिक्री भी करेंगे दूसरे देशों को। जाहिर सी बात है, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तभी तो बेचेंगे। जब उत्पादन ही ज़्यादा नहीं होगा तो अपने यहाँ भी तो रखना है, अपने यहाँ भी तो संभालना है ना, किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी। तो इस लिहाज से यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड दिख रहे हैं।
और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर भारत को विचार करना पड़ गया कि हम अपने आस पड़ोस के जो देश हैं उनको हम गेहूं बेचें, उनको हम गेहूं भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस लिहाज से जो एक्सपोर्टिंग है बैन के कॉन्टेक्स्ट में, और इस ख्याल से गेहूं के एक्सपोर्ट पर यहाँ पर बैन लगाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो दूसरा पक्ष उभर कर सामने आ रहा है उसे भी देख लेना ज़रूरी है। सरकार ने अपना तर्क दे दिया है कि इन वजहों से हम गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है, उसे भी हमें देखना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है एक तरीके से किसानों के हित में नहीं है, ये एक तरीके से एंटी फार्मर स्टेप है। इसका एक पहलू ये बताया जा रहा है कि आप यदि निर्यात को बैन नहीं करने की अपेक्षा आप ये करते कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको यदि आप कम कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता था, या फिर आप कुछ टैरिफ लगा देते। तो एक तरफ आप तो पूरी तरीके से बैन ही लगा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो किसानों पर पड़ सकता है। दूसरा ये है कि फार्मर्स जो हैं, जो भी किसान हैं, उन्हें जो सामान्य ट्रेडर्स हैं, जो सामान्य व्यापारी हैं, या फिर जो आटा चक्की बड़े पैमाने पर जो व्यापार के तौर पर चलाते हैं, उन्हें किसानों के द्वारा बेहतर स्तर पर या फिर बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की प्राप्ति हो रही है। यानी कि किसान इन लोगों को बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में गेहूं भेज रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार को खरीद के स्तर पर यहाँ पर देखना पड़ रहा है कि कितनी अधिक खरीद सरकार के द्वारा की जाए। तो दो पहलू यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार ने अपना तर्क दिया है कि उपज कम हुई है इसलिए खरीद पर उसका असर पड़ा है, लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पर ये उभर रहा है कि चूंकि किसान ट्रेडर्स को और मिलर्स को अपना जो गेहूं है वो अधिक मात्रा में बेच रहे हैं, तो उसका मूल्य किसानों को बेहतर मिल रहा है, न कि सरकार को बेचने पर उसका मूल्य मिलता। क्योंकि सरकार जो है एमएसपी के आधार पर गेहूं खरीदती है, और जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो मिलर हैं ये सभी सरकार के एमएसपी से कहीं ज़्यादा मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं। तो इस लिहाज से किसानों को इन सभी से हाई प्राइस में गेहूं मिल रहा है, और इस लिहाज से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सरकार को कुछ पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता यहाँ पर नज़र आती है कि किस तरीके से हम किसानों को और बेहतर दाम मुहैया कराएं ताकि वे हमें गेहूं बेचें और हमारा जो स्टॉक है वो और बेहतर हो सके। क्योंकि अभी हाल के समय में ये एक डाटा देखा गया है कि सरकार का जो स्टॉक है गेहूं के कॉन्टेक्स्ट में, वह उस स्टॉक की तुलना में जो खरीद हुई है वह खरीद कम हुई है। और पहले होता था क्या कि जो सरकार के पास स्टॉक रहता था उससे ज़्यादा की खरीद होती थी, तो उसे एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखा जाता था। लेकिन हाल के समय में जो डाटा दर्शाया गया है उस डाटा में ये बात स्पष्ट हुई है कि जो सरकार के पास गेहूं का स्टॉक है, गेहूं का जो भंडार है, उस भंडार की तुलना में जो खरीद हुई है वह खरीद कम है। तो यहाँ पर सरकार को भी विचार करने की आवश्यकता जान पड़ती है कि किसानों के हित में वो किस तरीके से कार्य करे, क्योंकि किसान जो है वो मुड़ रहे हैं ट्रेडर्स की तरफ, मिलर की तरफ, अपना गेहूं उन्हें बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्हें वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। सरकार के एमएसपी की तुलना में उन्हें यदि ट्रेडर्स से या फिर जो मिलर हैं, जो आटा चक्की और बड़े पैमाने पर जो लोग इस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें उनके माध्यम से जब किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्यों सरकार को बेचेंगे, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पूरी चर्चा के आधार पर हमने ये समझने की कोशिश की है कि भारत सरकार ने वर्तमान संदर्भ में विभिन्न डायमेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, और इस तरीके से सरकार ने यह जो कदम उठाया है इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है, और फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर भी सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है। तो आज की चर्चा के आधार पर आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे डिस्कशन को समझ सकते हैं, क्योंकि
इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से भी और साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमी के लिहाज से भी यह जो टॉपिक है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और निश्चित तौर पर जीएस पेपर 3 में आईएएस मेंस सिलेबस के हिसाब से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से इसका सिग्निफिकेंस निश्चित तौर पर यहाँ दिखता है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इन डेप्थ प्रोग्राम में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।